नेक्स्ट नेक्स्ट डे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को देखा था। प्लांट का जो आपका न्यूट्रिशन तरीका था उसको फोटोसिंथेसिस कहते थे। उसमें क्या होता था, लाइट के उपस्थिति में प्लांट अपना भोजन बनाता था इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। उसमें बताए थे कि इसमें आपका जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता था उसका साइट था क्लोरोप्लास्ट। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो पीछे का तो बताए थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशंस जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, उसमें 4 कंडीशन था। एक सनलाइट, एक क्लोरोफिल सेकंड में, और थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ में वाटर था। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो तो बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है ये दोनों के दोनों आपके रॉ मटेरियल होते हैं, जबकि सनलाइट और क्लोरोफिल उन रॉ मटेरियल्स को आपस में रिएक्शन करने में मदद करते हैं। तो सनलाइट और क्लोरोफिल जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मदद करता है जुड़ने में आपस में, अर्थात कैटलिस्ट का काम करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है, आपके जो किताब जो है, बुक है या सिलेबस है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है। और वो एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसको प्रूव करता है कि लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो हील रिएक्शन है और वो आपको आगे की क्लास में, मतलब 11th में पढ़ना है। तो 3 जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो 10th में पढ़ना है। सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, कैसे भैया, उसको एक्सपेरिमेंट से दिखाओ। क्लोरोफिल जो है ना वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे, उसको आप एक्सपेरिमेंट से दिखाओ। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे, इसको भी आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाना है। और वाटर इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हम लोग हील रिएक्शंस में इसको थोड़ा सा पढ़ना है, और ये 11th में या फिर मेडिकल वगैरह में देखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा शेयर लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं पहला एक्सपेरिमेंट, जिसमें सनलाइट जो है ना फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी कैसे है भाई। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो एक पौधा लेते हैं जो कि गमला में लगाया हुआ है। उस पौधे को यहाँ पर लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है पॉटेड प्लांट, है ना, मतलब गमला में रोपा हुआ पौधा जिसके जो पत्तियां है ना वो आपकी हरी है, मतलब वो आपका पौधा जीवित है अभी। अब इसको यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले इस पौधे को हम लोग रख देते हैं कहाँ पर, डार्क स्पेस में, मतलब डार्क रूम में रख देते हैं। डार्क रूम में करीब करीब आपका 3 दिन तक रख देंगे अगर किसी पौधे को जो जिसकी पत्तियां हरी हैं। तो आप समझो क्या उसको नहीं मिल रहा है, पानी तो मिल ही रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल ही रहा है, क्लोरोफिल उसके पास है ही। तो उसको मिला क्या नहीं, उसको एक चीज नहीं मिल पा रहा है, और वो चीज क्या है, सनलाइट, क्योंकि डार्क आपका रूम है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस पौधा पर हमको एक्सपेरिमेंट करना है उस पौधा के गमला को उठाकर कहाँ रख देंगे, अंधकार वाले रूम में रख देंगे, मतलब जहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा हो वहां रख देंगे। कितना दिन तक, 3 से 4 दिन तक। 3 से 4 दिन में क्या होगा कि पौधा जो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा, तो जो जमा है इसमें पौधे में भोजन उसका उपयोग करेगा। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपको कई बार हम बताए भी हैं कि प्लांट जो होता है उसमें आपका फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। जो भी प्लांट्स होंगे उसमें स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है। जबकि एनिमल का अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में वो होता है आपका किस रूप में, तो एनिमल में फूड ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो यहां पर ये प्लांट है तो इसमें फूड स्टोर होगा, क्योंकि ये अपना रोज जो भोजन बनाता है उसमें से जो जो जरूरत है उसको उपयोग करता है, बाकी को जमा करता जाता है। और वो किस रूप में जमा करता है, स्टार्च के रूप में। जब इस पूरे पौधे को 3 से 4 दिन के लिए हम अंधकार में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो पौधा है वो आपका स्टार्च को यूज कर लेगा। अब जब स्टार्च को यूज कर लेगा
तब हम क्या करते हैं, कोई एक पत्ती को चुनते हैं, लीफ को चुनते हैं। जैसे इसमें देखो, ये जो आपका पौधा एक्सपेरिमेंट में लिए हैं, इसमें 2 पत्ती है, ऊपर में आपका जो है ना, इसको बर्ड्स मान सकते हो या फ्लावर मान सकते हो। अब इसमें एक पत्ती जो आपका पूरा हरा था, उस पे क्या करते हैं, एल्युमिनियम का छोटा सा फॉयल काट लेते हैं। एल्युमिनियम फॉयल आप लोग जानते होंगे, घर में हम लोग का घर में जो है ना, वो भोजन वगैरह को रैप करने के लिए, रखने के लिए यूज करते हैं हम लोग लंबे समय तक। तो वो जो आपका वो पत्ती जो आता है एल्युमिनियम का, या प्लेट जैसा जो आता है, उसको काट लेंगे स्ट्राइप के रूप में, पट्टी के रूप में। काटने के बाद पत्ती के ये जो लीफ है, लीफ पर एक हिस्से में दोनों तरफ लगा देंगे। देखो, ऊपर से भी लगाया हुआ है और नीचे से भी लगा देंगे। लगाने के बाद पिन लगा देंगे उस पे, या फिर वो दबाने के लिए जो आता है स्टेपलर वगैरह, उससे दबा देंगे। इससे क्या होगा कि वो हटेगा नहीं, उस पर चिपका हुआ रहेगा। तो क्या किए हम लोग, सबसे पहले पौधा को रख दिया अंधकार में। अंधकार में 3-4 दिन के रखने के बाद, 3-4 दिन रखने के बाद उस पौधा को निकालेंगे हम धूप में, लेकिन उसके पहले उसके एक पत्ती के कुछ हिस्से को हम एल्युमिनियम फॉयल से ढक देंगे काट के, ताकि उस पर सनलाइट न मिले। ये सब लिखा हुआ भी है अंग्रेजी में, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद इसको अब हम सनलाइट में रख देंगे। अब ये सनलाइट में जब रखेंगे इस पौधे को 3 से 4 दिन के लिए, तो क्या करेगा, अपना भोजन को बनाना शुरू कर देगा। अब जब ये भोजन को बनाना शुरू कर देगा, लेकिन ये जो पत्ती का हिस्सा है जहां पर ढका हुआ है एल्युमिनियम फॉयल से, वहां पर भोजन बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो लाइट अंदर जाएगा नहीं। बाकी जगहों पर सब जगह लाइट जाएगा। अब इस पत्ती को 3 से 4 दिन धूप में रखने के बाद, इस पौधे को, इस पत्ती को तोड़ लेंगे, यहाँ से डंठल से तोड़ लेंगे और तोड़कर उसको डाल देंगे अल्कोहल में। देखिए, एक बीकर लिए हैं, इस बीकर में हम अल्कोहल लिए हैं, अल्कोहल में डाल देंगे। स्पिरिट वगैरह है होता है, या फिर जो है ना, अल्कोहल का अलग से भी आता है, इथाइल अल्कोहल वगैरह होता है। तो अल्कोहल में इसको हम डाल दिए, किसको, उस पत्ती को जिसको कि यहाँ से तोड़े थे। एल्युमिनियम फॉयल को हटा लिए, उसके बाद उसको उसमें डाल दिए। डालने के बाद ये जो आपका बीकर था जिसमें पत्ती लिए थे अल्कोहल में, उसको अब हम बड़े बीकर में डालेंगे। और उस बड़े बीकर में क्या है, पानी डाला हुआ है, और नीचे से बर्नर में हम आग लगा देंगे। ये जो गैस बर्नर है, ये गैस बर्नर है। ऐसे तो बर्नर 2 प्रकार के आते हैं, आप प्रयोगशाला में जाओगे तो एक आता है स्प्रिट बर्नर, अब वो कम होने लगा है, अब गैस बर्नर का यूज ज्यादा किया जाता है। तो ये जो आपका स्प्रिट बर्नर है, वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि गैस बर्नर है। देखिए, इसमें आपका लगा हुआ है पाइप। तो गैस बर्नर से इसको हम गर्म करेंगे, किसको, पानी को। और पानी में क्या डाले हैं हम, अल्कोहल में मौजूद पत्ती को डाले हैं अलग बीकर में। आप बोलोगे डायरेक्ट पानी में क्यों नहीं डाल दिए। अगर डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वो आपका पूरा का पूरा पत्ती जो है ना, वो नष्ट होने लगेगा। हमको करना क्या है यहाँ पर, कि जो क्लोरोफिल जो हरा नजर आ रहा है, उस हरा रंग को हटाना है। यहाँ पर इसमें क्यों डाले अल्कोहल में, हम अल्कोहल में डालने का रीजन यही है कि उसमें जो आपका हरा नजर आ रहा है, उस रीजन को हटा देना है। तो हरा को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्कोहल में बॉयल करना पड़ेगा, पानी में रखकर। अब जब बॉयल करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, कि ये जो पत्ती है, जो हरा नजर आ रहा था, उसमें से क्लोरोफिल हट जाएगा। उसके बाद इस लीफ को निकाल लेंगे, पानी में थोड़ा सा धो देंगे। धोने से फायदा क्या होगा कि अल्कोहल वगैरह जो उस पर लगा हुआ है वो हट जाएगा। अब हम पेट्री डिस्क में रख देते हैं, एक तस्तरी नुमा रचना होता है, उस पर रख देते हैं। और ये जो क्लोरोफिल जिसमें से हट चुका है, क्योंकि इसको हम गर्म किए थे किसमें, अल्कोहल में। तो आप बोलोगे सर, अल्कोहल में डाल के इसको हम क्लोरोफिल को हटाते हैं गर्म करके, तो पानी में क्यों अल्कोहल वाले बर्तन को रखा गया, डायरेक्ट क्यों नहीं आग पे रख दिया गया। अगर डायरेक्ट अल्कोहल को हम आग पे वाले बर्तन को आग पे रख देते ना, तो क्या होता, अल्कोहल का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है काफी कम होता है, तो बहुत जल्दी आग लग जाता है उसमें, वो पूरा का पूरा उड़ जाता है अल्कोहल। तो हम पानी में रखने से क्या फायदा हुआ कि वो पानी हल्का हल्का गर्म होता जाएगा, और उससे अल्कोहल जो है ना, बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है।
डायरेक्ट आग पर रखने में क्या होगा कि अल्कोहल पूरा उड़ जाएगा और वहां पर आग लग सकता है। अब हम जो है ना उस पत्ती को जिसको निकाल चुके हैं अल्कोहल में से, उसको पानी से धो के साफ भी कर लिए थोड़ा, ये डीकलराइज्ड हो चुका है, मतलब कि यहाँ से ग्रीन कलर हट चुका है। ग्रीन कलर हटने का कारण क्या है? अल्कोहल में उसको बॉयल किया जाना। अब क्या करेंगे, इस पर हमको देखना क्या है, स्टार्च कहाँ कहाँ है। तो इस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। किस पे? उस पत्ती पे। जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के साथ अभिक्रिया करता है, स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है। अब वो जब स्टार्च के साथ अभिक्रिया करेगा तो ब्लैक रंग आपका देता है। तो जहां जहां पत्ती पर स्टार्च होगा वहां वहां ब्लैक कलर आ जाएगा, और जहां पर स्टार्च नहीं होगा वहां पर डीकलराइज्ड ही रह जाएगा, मतलब कलर में कोई चेंज नहीं होगा। डीकलराइज्ड था पहले, तो आपका कैसा था, ये ग्रीन था, उसको हम थोड़ा ब्राउन टाइप का हो जाता है वो कलर, वो ग्रीन हटने के बाद या व्हाइट टाइप का हो जाता है। अब ये जो है ना, उस पे हम जब स्टार्च डालते हैं तो जहां जहां सॉरी आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो जहां जहां स्टार्च होगा वहां पर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जहां पर स्टार्च नहीं होगा वहां पर कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो जहां पर एल्युमिनियम देखा क्या गया एक्सपेरिमेंट में कि जहां पर एल्युमिनियम पाल रखे थे, मतलब जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाया था, वहां पर कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, वो आपका डीकलराइज्ड ही रह गया। लेकिन बाकी क्षेत्र उस पत्ती का जहां पर आयोडीन सब पे डाला गया था, जहां पर जो है ना वो आपका सनलाइट मिला, यहाँ पर देखो सनलाइट जहां जहां मिल रहा था वो आपका ब्लू ब्लैक हो गया, लेकिन वो रीजन जो आपका पत्ती पर उस फॉयल से ढका हुआ था उस पर कोई चेंज नहीं हुआ, डीकलराइज्ड ही रह गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है किसका? सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, इसको दिखाने के लिए। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था आपका। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे जाने में हम थोड़ा देखते हैं वो हम लोग ने देखा। और सेकेंड जो है ना उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे इसेंशियल है, तो इसके लिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है ना उसको देख रहे हैं। इसी तरह का एक और पौधा लिए हम, जैसे पीछे लिए थे गमला में पौधा, वैसे ही गमला में एक और पौधा लिए हैं। लेकिन ये जो पौधा है इसकी जो पत्तियां है ना वो आपका दो कलर का है, कुछ आपका हरा है और कुछ भाग उसका जो है ना वो आपका उजला है। ऐसे लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। वेरीगेटेड, ठीक है, VARIEGATD, वेरीगेटेड लीफ। तो ये वेरीगेटेड लीफ है। और ये जो वेरीगेटेड लीफ है इसमें आप देख रहे होंगे बीच में देखो हरा जैसा है क्षेत्र, और किनारा किनारा जो है इस पत्ती का वो कैसा है, वो उजला जैसा है, उजला है। तो ये आपका आप हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जो पत्ती या पौधे का वो हिस्सा हरा होता है जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस लीफ में या पत्ती में आप क्या देख रहे हैं, कुछ हिस्सा तो हरा है, मतलब क्लोरोफिल इस हिस्से में है, लेकिन कुछ हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है वो उजला है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये वेरीगेटेड लीफ है। अब अब इस पौधे को हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पीछे किए थे। 3 से 4 दिन अंधकार वाले रूम में रख देंगे। पौधा क्या करेगा, भोजन नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको सनलाइट तो मिल नहीं रहा है। तो बोलेंगे सर तो यहां तो सनलाइट देखना नहीं था। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है सो हम बताना चाह रहे हैं। इस पौधे को जिसकी पत्तियां आपका दो कलर की है, उजली है और हरी है, वेरीगेटेड लीफ जिसको बोलते हैं, इस पौधे को गमला सहित उठाकर कहां रख देंगे, अंधकार वाले रूम में रख देंगे 3 से 4 दिन तक। भोजन, ये अपना जो भोजन जमा किए हुए था पौधा उसको खा जाएगा, उसको यूज कर जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 4 दिन के बाद इस पौधे को निकालेंगे और निकाल के फिर से धूप में रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए। जब धूप में रखेंगे तो पौधे का वह हिस्सा जो हरा होगा वो क्या करेगा, स्टार्च बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज के ज्यादा ग्लूकोज होने पर क्या करता है, उसको स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर देता है। तो ये स्टार्च बनाएगा, ऑलरेडी जो है ना वो आपका जमा हो जाएगा।
लेकिन जमा कहाँ होगा? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर बनेगा वही तो जमा होगा। तो देखिए ये जो आपका उजला वाला स्पेस है पत्ती का, वहां पर तो क्लोरोफिल है नहीं। तो अगर हम ये जानते हैं कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो जो उजला क्षेत्र है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जो हरा क्षेत्र है वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। अब क्या करेंगे, इस पत्ती को तोड़ लेंगे, जैसे वहां तोड़े थे पीछे। पीछे हम लोग क्या किए थे, एल्युमिनियम फॉयल लगाए थे। अब उस पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसको हम फिर से बॉयल करेंगे अल्कोहल में, जैसे हम पीछे बॉयल कर रहे थे, अगर याद होगा आपको, तो पीछे बॉयल किए थे, इस तरह से यहां भी हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने से फायदा क्या होता है अल्कोहल में डालकर, कि जो आपका इसमें क्लोरोफिल है वो हट जाएगा, तो पत्ती पूरी तरह से डीकलराइज्ड हो जाएगा। देखिए ऊपर में लिखे हैं डीकलराइज्ड लीफ, मतलब वैसी पत्ती जो एकदम रंगहीन हो गया, जिसमें कहीं भी ग्रीन नहीं नजर आएगा, क्योंकि क्लोरोफिल हट चुका है, निकल चुका है किसमें, तो वहां अल्कोहल में गर्म करने से। अब इस पत्ती पर फिर से वैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जैसे वहां पेट्री डिस्क में रखकर डाले थे, इसको भी पेट्री डिस्क में रख देंगे। पेट्री डिस्क का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक तरह का तस्तरी नुमा रचना होता है। घर में जैसे तस्तरी होता है आपके घर में, वैसा एक रचना होता है लेबोरेटरी में। उस पे पत्ती को रखेंगे और वहां पर स्टार्च कहाँ कहाँ है ये देखने के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन ड्रॉपर से डालेंगे। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है और एक ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जहां जहां स्टार्च होगा वहां ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जहां स्टार्च नहीं होगा वहां पर न के बराबर कलर आएगा। तो जब हम इस पत्ती को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जहां पर हरा क्षेत्र था, मतलब क्लोरोफिल था, वहां तो ब्लू ब्लैक हुआ, लेकिन जहां पर क्लोरोफिल नहीं था वहां पर कलर चेंज न के बराबर हुआ। इसका मतलब स्टार्च वहां नहीं है। और ये प्रमाणित करता है कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ अभी प्रकाश में रखने के बाद, जो फोटोसिंथेसिस हुआ था वो केवल ग्रीन पार्ट में हुआ था, वो आपका व्हाइट पार्ट में नहीं हुआ। अर्थात अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये प्रमाणित हो गया। ये हो गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट। आप सब क्या करना, इसको यूट्यूब पर भी देख लेना अगर समस्या होगा तो, और अब उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ। साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इस पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से वो जो गमला में पौधा था उस पौधा को ले लेंगे, या तो गमला में ले सकते हैं या फिर बाहर में जो पौधा है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन गमला वाला पौधा बड़ी आसान है, आराम से उसको उठा सकते हैं, झुका सकते हैं, इसलिए गमला में पौधा लेना ज्यादा अच्छा है। अब क्या किए, उसको सबसे पहले हम रख देंगे अंधकार में। अंधकार में रखने से फायदा क्या होगा, 3 से 4 दिन रखने से फायदा ये होगा कि जो भी उसमें स्टार्च या भोजन जो जमा किए हुए था वो उसको यूज कर लेगा अपने विभिन्न एक्टिविटी के लिए, जिसके चलते वो जो आपका पूरा पौधा है वो स्टार्च विहीन हो जाएगा, स्टार्च के बगैर हो जाएगा। अब इसको फिर से लाइट में रखेंगे जैसे वहां रखे थे हम 3 से 4 दिन के लिए गमला को। लेकिन रखने के पहले क्या करेंगे, एक पॉट लेंगे और उस पॉट में वो आपका जार होता है, उस जार में हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन शायद आप जानते होंगे, KOH लिखा हुआ यहाँ पर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन KOH जो होता है उसका एक खासियत है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है अपनी तरफ, एब्जॉर्ब करता है। उसको उस जार में डाल देंगे और उसके बाद पत्ती जो है ना उसको हम उसमें कॉर्क के मदद से फिक्स कर देंगे। आप बोलेंगे सर कॉर्क के मदद से पत्ती को कैसे फिक्स करेंगे? देखो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो आपका कॉर्क है उसको बीच से फाड़ लेते हैं। जब कॉर्क को बीच से फाड़ लेंगे तो बीच में क्या होगा, गैप बन जाएगा, वो पूरा दोनों साइड में, एक दो साइड में बट गया, वो दो भाग में बट गया, आधा आधा। अब क्या करेंगे, वो लीप को बीच में दबा देंगे कॉर्क के, और कॉर्क को मुंह पर इसका बंद कर देंगे।
तो फायदा क्या हुआ, ये जो आपका कॉर्क है उसके ऊपर जो पत्ती का हिस्सा है वो तो आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, लेकिन जो इस जार के अंदर है हिस्सा वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। एयर टाइट आपका यहाँ पर क्या लगा चुके हैं, हम कॉर्क लगा चुके हैं जिसके बीच में पत्ती दबी हुई है। अब यहां पर KOH जो होगा वो क्या करेगा, इस जार में मौजूद CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वायुमंडल में तो आपका CO2 है, इस पूरे क्षेत्र में CO2 है, लेकिन ये जो जार है इसमें KOH है, तो KOH के चलते CO2 समाप्त हो जाएगा। अब इसको हम धूप में रख देंगे। धूप में रखे हैं तो धूप में फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस पानी वगैरह पूरा डाल दिए। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना वो शुरू हुआ, तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 नेसेसरी बताए थे आपको। पहला था सनलाइट, सनलाइट जिसको मिल रहा है। दूसरा था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल दोनों के पास है, देखो वो जो आपका बाहरी क्षेत्र है लीफ का उसमें भी, और जो इस जार के अंदर है मतलब कॉर्क के अंदर है उसमें भी आपका क्लोरोफिल है। तो दूसरा क्लोरोफिल भी हो गया। तीसरा H2O, तो पानी ऑलरेडी गमला में डाले हैं तो H2O सबको मिल रहा होगा, वो तो ज्यादा कस के तो दबा नहीं है, केवल हल्का उसमें बीच में दबा के उसको बंद कर दिए, काटे तो है नहीं, तो पानी सबको मिल रहा होगा, पूरे पत्ती को मिल रहा होगा ऊपर से नीचे तक लीफ। अब इसमें CO2 था चौथा, तो CO2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, देखो ये जो लीफ है इसके आधे वाले हिस्से जो कि बाहर निकला हुआ है वहां पर CO2 मिल रहा है, लेकिन वो हिस्से जो जार के अंदर है उसको CO2 नहीं मिल पाएगा। CO2 क्यों नहीं मिल पाएगा भैया, क्योंकि उसमें KOH सॉल्यूशन डाला हुआ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जार में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा सबको ये एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते जार में CO2 नहीं है। तो देखो इन एक ही पत्ती के 2 हिस्से में क्या क्या अंतर हो गया, सनलाइट ऊपर वाले को भी मिला, नीचे वाले को भी मिला, वाटर दोनों को मिला, क्लोरोफिल दोनों में है, देखिए ये भी ग्रीन ये भी ग्रीन, केवल अंतर क्या हो गया, CO2 ऊपर वाले को मिला, नीचे वाले को CO2 नहीं मिला। अब इसको 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इस लीफ को तोड़ लेंगे, यहां से तोड़ने के बाद इसको अल्कोहल में डाल देंगे और पानी में डालकर उसको खौलाएंगे, गर्म करेंगे। पीछे हम दिखाए थे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में, जब गर्म करेंगे तो इसका जो क्लोरोफिल है वो घुल जाएगा किसमें, अल्कोहल में, अल्कोहल में चला जाएगा। नतीजतन ये जो पत्ती है वो पत्ती रंगहीन हो जाएगा, मतलब कि आपका व्हाइट जैसा हो जाएगा, रंग यहाँ से जो हरा था वो हट जाएगा, डीकलराइज्ड हो जाएगा। इसके बाद इस पत्ती को अब हम पेटी डिस्क में रख देंगे। पेटी डिस्क आपको बताए थे तस्तरी लोहा रचना, जार आप देख रहे हो जिसको बंद किया जा सकता है। गांव घर में बोयाम होता था, वो कुछ हद तक ये बोयाम है। अंतर क्या है कि बोयाम में ऊपर से ढक्कन लगा होता है, यहाँ पर हम लोग कॉर्क लगाए हैं। कॉर्क जो है ना अभी तो आता है आपका रबर का कॉर्क, पहले जो कॉर्क आता था वो आपका लकड़ी का होता था। ये जो आपका इसके पहले बीकर दिखाए थे आपको, गिलास जैसा था जो बीकर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो पत्ती था इसको रख दिए किसमें, पेटी डिस्क में, उसके ऊपर अल्कोहल डाल देंगे। तो क्या हमको मिला कि जहां पर कॉर्क से दबा हुआ था उसका वहां से नीचे का जो हिस्सा है वो सब के सब रंगहीन ही रह गया, वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। जबकि हम जानते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। अर्थात जिस रीजन में स्टार्च होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा लीफ का हिस्सा, लेकिन जिस हिस्से में स्टार्च नहीं होगा वो कैसा रह जाएगा, डीकलराइज्ड रह जाएगा। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था जो इस बात को प्रमाणित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। बायोलॉजी में 2-3 शब्द है जो बार बार यूज होगा, एक है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और एक है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी और एक यूज होगा एनाटॉमी, थोड़ा सा इसको देख लो फिर हम हटा देंगे।
मार्फो, मार्फो मतलब होता है रूप, फॉर्म। और लोजी जो आया है ना, इसका मतलब टू स्टडी, मतलब रूप का अध्ययन। किसी भी रचना को, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, बंदर हो, पत्ती हो, लीफ हो, जैसे ये लीफ है ऐसे, और इसको बाहर से ऐसे हम देख रहे हैं, हाँ कैसा लीफ है, ये कैसा कलर है, किस पत्ती, कैसी स्थिति है इसकी, बाहर से छू के देख रहे हैं, तो उसको कहेंगे मार्फोलॉजी। बाहर से देख रहे हैं, जैसे ये देखो, ये पेन है। अब ये पेन में हम पेन को देख रहे हैं बाहर से, आप लोग भी देख रहे होंगे। ये क्या कहलाएगा इस प्रकार के अध्ययन को, कि ये पेड़ कितना लंबा है, कितनी इसकी जो है ना डायमीटर है, क्या बाहर से देखने में कैसा नजर आ रहा है, इसमें हुक है क्या है, नहीं है, ये आपका देखो कटा कटा जैसा है। तो ये जो आपका है बाहरी अध्ययन, इसको कहते हैं मार्फोलॉजी। तो किसी भी रचना का जब हम बाहर से अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं मार्फोलॉजी। कोई व्यक्ति 5 फीट का है कि 10 फीट का है, 6 फीट का है, काला है कि गोरा है, नाक बैठा हुआ है कि उठा हुआ है, कान दोनों है कि नहीं है, दांत 32 है कि 36 है, ये जो अध्ययन है ना, ये किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। लेकिन जब अंदर का रचना पढ़े हम, जैसे ये पेन को अंदर में देखो, अब ये अंदर का देख रहे हैं, इसमें नींव है, इसको और खोल दे हम, तो अंदर में इसमें जो है ना वो इंक भरने वाला है, उसका अध्ययन अगर हम करते हैं अंदर की रचना को काट कर, अभी इसको काटे ना, काट के हटाकर, तो इसको कहेंगे एनाटॉमी। मान लेते हैं हम लोग जो देख रहे हैं, एक आपका 2 हाथ है, 2 पैर है, पेट है, मुंह है, नाक है, कान है, ये सब है, ये मार्फोलॉजी है। लेकिन क्या करें, पेट को फाड़े, अंदर में किडनी देखे, लीवर देखे, इंटेस्टाइन देखे, अंदर की संरचना को देखे, आंख का ऑपरेशन करें, तो उसको कहेंगे एनाटॉमी। एना मतलब होता है सेपरेशन, टॉमी मतलब काटना, माने काट छाट के अध्ययन करना। और मार्फोलॉजी में क्या होता है? बाहर से अध्ययन करना, बाहरी रूप का अध्ययन करना। तो लंबाई चौड़ाई वगैरह जो है ना, वो सब मार्फोलॉजी में आता है, कलर वगैरह सब के सब मार्फोलॉजी में आता है। तो अब हम थोड़ा सा फिगर से इसको देखना चाह रहे हैं और दिखाते हैं। यहां से यहां तक ये पूरे के पूरे हिस्से को हम बोलते हैं लैमिना। लैमिना। तो किसी भी लीफ में 2 संरचना होता है, 2 स्ट्रक्चर है। एक जो चौड़ा लंबा जो हिस्सा होता है फैला हुआ, उसको कहते हैं लैमिना। और एक डंठल होता है जिसे कहते हैं पेटियोल। ठीक है। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे, लैमिना में भी कुछ आपका लाइन लाइन जैसा मिलता है। आप पत्ती को ले लेना, पत्ती को छूना, तो उसमें आपको मिलेगा रेघारी जैसा, उभरा हुआ जैसा, इसको कहते हैं भेंस। भेंस में भी 2 तरह के होते हैं, एक छोटे छोटे पतले हो रहे हैं और एक बीच में है। जो बीच वाला है उसको मिडरिप कहते हैं और किनारे वाले को भेंस कहते हैं। तो उसको उतना छोड़ देते हैं हम, आपके लेवल में 10th के लेवल में इतना काफी है कि जो लीफ होता है उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, पेटियोल और लैमिना। लैमिना में वो आपका ढेर सारा होता है, वो क्या, और नली जैसा या उभरा हुआ रीजन जो आपका नजर आता है, उसको भेंस कहते हैं। ये जो भेंस है ना, इसी में जाइलम और फ्लोएम होता है। आप नाम सुने होंगे, जाइलम प्लस फ्लोएम, वो इसी में होता है। किसमें? भेंस में। अब इसको हम काटेंगे, इसको हम काटना चाह रहे हैं, ऐसे 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 काटना चाह रहे हैं, कहीं से भी, जैसे हम सब्जी काटते हैं ना, वैसे इसको काटना चाह रहे हैं, छोटा पीस निकालना चाह रहे हैं। जैसे आप भिंडी को काटते हो ना भुंजिया के रूप में, उस तरह से इसको काटना था। लेकिन पत्ती जो होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उसको अगर हम काटेंगे तो काट नहीं पाएंगे। आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, हद तक पढ़ाई हमारी जो रहे ऐसी हो वो कि उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, पहले जो आता था
हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट का जो है ना समय उस्तूरा है, उस्तूरा आप लोग देखे होंगे। ये जो है ना आपका पहले जो है ना दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए यूज होता था। अभी जो है ना इसमें क्या करते हैं, ब्लेड लगा देते हैं और ब्लेड लगाकर करते हैं। ये उस्तूरा पकड़ने का ढंग है, ऐसे ऐसे पकड़ा जाता था, ठीक है। इस तरह से पकड़ते थे इसको, देखो ऐसे पकड़ते थे और पकड़ के हम क्या करते थे, हम लोग के समय में जो है ना यही से इसी से काटा जाता था। ये पत्ती है, लीफ मान लो इसको, ये एक कागज है, इसको पत्ती मान लो। अब काटेंगे तो देखो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, नहीं कट पाएगा। तो इसके लिए हमको कोई उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ करके दिखाते हैं आपको। ये उस्तूरा की जगह पर वर्तमान में क्या हो रहा है, अभी थोड़ा एडवांस हो गए हम सब, तो अब ब्लेड आ गया है। तो कई ब्लेड आपके पास होगा भी, वो ब्लेड से अब हम काटते हैं। लेकिन हमारे पास वो ब्लेड अभी फिलहाल नहीं है, तो हम डिसेक्शन ब्लेड ले लेते हैं। ये ब्लेड से भी हम काट सकते हैं। ये डिसेक्शन ब्लेड है, ऑपरेशन ब्लेड है, डॉक्टर लोग इसी से ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो खैर ये जो है ना, इस ब्लेड को पकड़ के हम क्या करेंगे, पत्ती को पकड़ लेंगे और काटेंगे। लेकिन इससे भी नहीं कटेगा, क्यों भाई, पत्ती कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो जब काटना चाहेंगे तो क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। भिंडी अगर आप काटते होंगे तो देखे होंगे कि भिंडी जो आपका कड़ा होता है, मतलब जो ताजा होता है, वो आराम से कट जाता है। लेकिन जो सॉफ्ट हो जाता है 2-3 दिन रखने के बाद, उसको काटने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही स्थिति पत्ती का है। पत्ती जो है ना वो आपका थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो जब काटना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो काटने का क्या उपाय है, हम आपको इसको दिखाएंगे, दिखाते हैं थोड़ा सा। हम यही पोटैटो है, पोटैटो का स्टेम में है, मॉडिफिकेशन है ये। अब हमको जैसा स्टेम, जैसा आपको जो है ना पत्ती लेना है वैसा आलू लेंगे। अगर पत्ती थोड़ा लंबा है तो आलू को थोड़ा बड़ा वाला ले सकते हैं, और इसको फाड़ देंगे बीच से। आलू को बीच से फाड़ देंगे, बीच से फाड़ देंगे। उसके बाद इसको हम चाहे ना तो क्या कर सकते हैं, स्लाइस निकाल सकते हैं इसका। जैसे आप लोग घर में ठीक खाते होंगे, चिप्स, चिप्स उस टाइप का निकाल सकते हैं, मोटा मोटा। तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से छील काट के, और बीच में जो है ना वैसा निकाल लेंगे, चिप्स जैसा, आपका 2 पत्ती जैसा। उसी में बीच में अब हम क्या करेंगे, जिस लीफ को काटना था, उस लीफ को, मान लीजिए ये लीफ था, देखिए ये लीफ है, मान लेते हैं ये पत्ती है, उसको अंदर डाल दिए उसके, और दोनों तरफ से आलू से पकड़ लेंगे। और उसके बाद आलू को काटेंगे। तो आलू को काटेंगे तो क्या होगा, जो पत्ती इसके अंदर है वो भी कटता जाएगा, और इससे आपको महीन सा इसका एक टुकड़ा मिल जाएगा, किसका, लीफ का, पत्ती का। या फिर आप हम पीठ लेते हैं, पीठ के रूप में, वो आपको बताया अभी हम कि हम लोग जो गोभी होता है, गोभी का जो पत्ती होता है, उसका नीचे का जो हिस्सा होता है, डंठल जिसको बोलते हैं, पेटियोल जिसको बोल रहे थे, वो आप देखोगे काफी मोटा होता है। उसको ले सकते हैं, उसको भी फाड़ के उसमें घुसा सकते हैं। लेकिन उसमें चूंकि रेसा होता है, तो उसको काटने के लिए बहुत तेज ब्लेड चाहिए, और प्लस और क्या चाहिए आपको, जो है ना उसमें थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, नहीं तो मोटा पतला कट जाता है। लेकिन आलू जो होता है ना, उसमें काफी बराबर कटता है, बहुत बढ़िया से कटेगा। ऐसे पकड़ लेंगे बीच में ऐसे आलू को, और उसको काटते जाएंगे, ऐसे 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 सटा के काटते चले जाएंगे। काटते 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 आपको क्या होगा, ढेर सारा महीन महीन आपको मिल जाएगा टुकड़ा, आलू का भी, और बीच में चूंकि पत्ती था तो पत्ती का भी मिल जाएगा। आप लोग कई बार गांव में भी करते हैं कि वो जो हम लोग काटते हैं ना हरा चारा को, तो हरा चारा जो है ना, वो चारा मशीन में थोड़ा दिक्कत होता है कटने में, मुड़ जाता है। तो दोनों तरफ नेवारी रख देते हैं, है ना, पुआल रख देते हैं, और बीच में हरा चारा, और उसको काटते हैं तो बहुत बढ़िया से कटता है। कुछ हद तक वही स्थिति यहाँ करना है, किसको, पत्ती को काटने के लिए, एनाटॉमी में। अब हम लीफ को काट लिए, काटने के बाद देखना है, तो काटने को एनाटॉमी, एना बोलते हैं, आपको हम बताए थे, टॉमी, है ना। इसलिए हम लोग कुत्तों का नाम जो है ना क्या रखते हैं, टॉमी रखते हैं। क्यों, काटने वाला काट लेगा, ठीक है, टॉमी। तो ये जो है ना, इसको काट के यहां से हम पीस निकालते हैं, ऐसा एक पीस निकाल लेते हैं। देखो एक पीस निकाल दिए इसमें से, इस पत्ती को काटे, और पत्ती को काटने से एक पीस आया, ऐसा इस टाइप का पीस निकल गया। इसको काटने का उपाय बता चुके थे। अब ये क्या है, पीस ऑफ लीफ। चूंकि इसको इसके लंबाई के परपेंडिकुलर काटे हैं, तो इसको हम लोग
टीएस भी कहते हैं, और चूंकि ये ऑर्गन है, अंग है पत्ती, इसलिए इसको हम VS भी कहते हैं, ऑफ लीफ, है ना। पत्ती का TS या VS है ये। अब इसको हम रखेंगे माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। जब हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो इसके अंदर की जो संरचना है ना, वो सब के सब नजर आने लगेगी। और अंदर की जो संरचना है वो कैसी नजर आती है वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं अभी, कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें पत्ती को काटकर उसके टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। अब इस एनाटॉमी में हम अंदर घुसते हैं, तो कुछ फिगर है जिसको देखते हैं। जिसको अभी हम काट के आपको दिखा रहे थे, उसको काट के अंदर का देखना चाह रहे हैं। तो सबसे ऊपर में देखो एक लेयर है जिसको क्यूटिकल कह रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, वैक्सी क्यूटिकल होता है। वैक्स और क्यूटिकल का बना हुआ एक लेयर होता है जो पत्ती के ऊपर में आप देख रहे होंगे, ये है थोड़ा। ये जो है ना, इसको आप बोलेंगे सर इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो दो उपाय है। एक तो खरोच के पत्ती को देख सकते हो, निकलेगा। या जब पत्ती को जलाओगे ना, लीफ को जब हम बर्न करते हैं ना, तो देखिएगा वो थोड़ा तेल जैसा कुछ पिघलता है। ये क्यूटिकल का हिस्सा है, वैक्स है इस पे। उसके बाद जो फर्स्ट इसका लेयर है सेल्स का, सेल का लेयर यहां से शुरू हो रहा है, ये इपिडर्मिस है। क्योंकि ऊपर में है तो अपर इपिडर्मिस, और जो नीचे में है उसको लोअर इपिडर्मिस। ध्यान रखिएगा क्यूटिकल दोनों तरफ है, ऊपर भी और नीचे भी। अंतर यही है कि ऊपर में क्यूटिकल काफी मोटा होता है, जबकि नीचे में जो आपका लोअर एपिडर्मिस है, उसके नीचे का जो परत है सबसे नीचे पत्ती का, उसमें आपका क्यूटिकल थोड़ा पतला होता है। अंदर में ये जो पूरा का पूरा संरचना भरा हुआ है उसको बोलते हैं मीजोफिल। तो मीजोफिल क्या है? अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के अंदर जो भी आपके सेल्स समूह है, इस सब को हम कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल को दो हिस्से में बांटते हैं। कुछ जो सेल्स होते हैं ऊपर की तरफ, वो लंबे लंबे होते हैं और आपस में चिपके होते हैं। देखिए सब चिपका हुआ है और लंबा लंबा है, इसको बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल। लेकिन जो नीचे के जो सेल्स होते हैं, लोअर इपिडर्मिस के तरफ के जो सेल्स होते हैं, ये सब देखिए, ये सब क्या है, छोटे छोटे होते हैं। और इनके बीच में देखिए स्पेस काफी होता है। इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और ये मीजोफिल का हिस्सा है, इसलिए इसको स्पॉन्जी मीजोफिल भी कहते हैं। तो ऊपर वाले को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड मीजोफिल। नीचे वाले को बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मीजोफिल। अब आइए, ये जो आपका लोअर इपिडर्मिस है, उसमें देखिए स्टोमाटा है, छेद जैसा कुछ नजर आ रहा होगा नीचे में, देखिए ये, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। यहाँ पर लेबलिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है, हम थोड़ा लेबलिंग को सुधारना चाहेंगे। यहाँ पर आपका लेबलिंग जो है ना, यहाँ पर देखो स्टोमाटा अगर हम दिखा रहे हैं तो एक से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों को स्टोमाटा बोल रहे हैं। एक को अगर हम दिखाएंगे सिंगुलर अगर बात करेंगे तो स्ट्रोमा हो जाएगा, स्टोमा, ठीक है। और प्लूरल जो है ना उसका क्या होता है, स्टोमाटा होता है। तो ये स्टोमाटा हो गया। बीच में जो आपको अभी हम बता रहे थे भेन जिसको कह रहे थे, देखिए वो ये है, ये जो कटा है, इसमें आप जाइलम और फ्लोएम देखेंगे। इसमें जाइलम ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ फ्लोएम होता है। इसको हम दूसरे फिगर में आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है ना, फिलहाल आपको हम अगला फिगर जो है ना उसको देखते हैं, उसमें हम थोड़ा एनाटॉमी और क्लियर देखेंगे, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस है ऊपर में, और ये नीचे देखिए ये लोअर एपिडर्मिस है। क्यूटिकल जो है ना क्यूटीन के रूप में और वैक्स के रूप में ऊपर में भी है और नीचे वाले लेयर पर भी है। देखिए नीचे वाले लेयर पर भी क्यूटिकल है, लेकिन नीचे वाले लेयर पर थोड़ा क्यूटिकल कम है। देखिए सिंगुलर स्टोमा है, स्टोमा है ना, एक को लेबलिंग कर रहे हैं तो स्टोमा बोलेंगे। स्टोमाटा क्या होता है, प्लूरल होता है, छेद है जो गार्ड सेल के द्वारा कवर्ड होता है। अब देखिए बीच में जो आपको हम भेन दिखा रहे थे, उसमें देखिए ऊपर वाले लेयर की तरफ, अपर एपिडर्मिस की तरफ क्या है, आपका जाइलम, और नीचे वाले की तरफ ये देखिए ये दूसरे तरह का सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। और इस पूरे को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के समूह को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर बंडल। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स थे लंबे लंबे सटे हुए चिपके हुए आपस में, उसको पैलिसेड पैरेन्काइमा बोल रहे थे। और ये जो नीचे आपका छोटे छोटे सेल्स है जिनके बीच में गैप है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पूरे को बोलेंगे मीजोफिल।
ठीक है। इसमें जो डॉट डॉट कुछ देख रहे होंगे आप, प्रत्येक सेल में कुछ डॉट जैसा नजर आ रहा है, इसमें नहीं है। बंडल शीथ वाला जो है ना, वस्कुलर बंडल जो है, उसके चारों तरफ जो सेल्स है, बंडल शीथ जिसको बोलते हैं, ये जो गोल, ये जो सेल का आपको समूह नजर आ रहा है, चारों तरफ घेरे हुए है किसको, वस्कुलर बंडल को, वो आप उसमें आपका नहीं है वो डॉट डॉट। बाकी सब में डॉट नजर आ रहा होगा आपको। ये जो डॉट नजर आ रहा है ये है क्या भाई, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद देखिए ये जो स्टोमाटा है उसी से O2 CO2 और H2O का आदान प्रदान होता है। ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे हम। स्टोमाटा से ही वाटर वेपर के रूप में H2O बाहर निकलता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और O2 और CO2 का लेन देन जो होता है किसी लीप में, वो नीचे से ही होता है, स्टोमाटा से ही होता है। तो जो पत्ती होती है, लीप होती है, उसमें आप देख रहे होंगे ऊपरी सतह पर स्टोमाटा न के बराबर है, अपर एपिडर्मिस पर स्टोमाटा न के बराबर है, जबकि जो निचली सतह है उसमें स्टोमाटा काफी ज्यादा संख्या में है। तो निचली सतह पर स्टोमाटा की संख्या ज्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट एक और फिगर देख लेते हैं, और उस फिगर को देखकर थोड़ा सा क्लियर यहां पर होना चाहेंगे आपको, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, केवल दिखा के। और सबसे अलग है, सब तीनों फिगर हम जो लिए थे अलग अलग है। इसमें देखिए वैक्स का क्यूटिकल है ऊपर में, ये अपर एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ देखिए लोअर एपिडर्मिस है, नीचे भी वैक्स का क्यूटिकल है, इसमें भी है ना, सब में लेवलिंग है पूरा बढ़िया से। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के पूरे जो आपके सेल्स के समूह है, उसको क्या बोल रहे थे, मीजोफिल। मीजोफिल को दो भाग में बांटते हैं। ऊपर वाला देखो लंबे सेल्स है, जिसको पैलिसेड मीजोफिल या पैलिसेड पेरेन्काइमा, और नीचे वाले जो छोटे छोटे सेल्स थे उसका नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल या पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये जो आपका छेद था उसका नाम स्ट्रोमा था। और देखिए दो छोटे से सेल्स हैं जो इसको बंद कर रहा है या खोल रहा है, इसको गार्ड सेल कहते हैं। ये जो दो सेल्स हैं जो छेद को बंद करता है या खोलता है, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, बाकी में देखिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये एपिडर्मिस के सेल्स में देखिए इसमें कोई में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, केवल मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन गार्ड सेल्स जो होता है ना, उसमें देखो क्लोरोप्लास्ट है, और इसी कारण ये बंद होता है और खुलता है। अलग से इसको हम देख लेते हैं। तो आते हैं बोर्ड पे। अब हम बोर्ड पे देखते हैं थोड़ा सा स्टोमा, अब समझा देते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, दिन के समय स्टोमाटा खुलता है, रात के समय स्टोमाटा बंद होता है। ये स्टोमाटा खुलने या बंद होने की जो प्रक्रिया है, ये गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल होता है। गार्ड सेल बाहर से घिरा होता है सब्सिडियरी सेल से। हम क्या बोल रहे हैं कि जब दिन का समय होता है, तो जो आपका गार्ड सेल होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वाटर को खींचेगा कहां से, सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल के अंदर। जब पानी, वाटर जो है ना, H2O जो है ना, वो जाएगा किसके अंदर भाई, गार्ड सेल के अंदर, सब्सिडियरी सेल से। तो गार्ड सेल के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने के कारण आप लोग के घर में, आप लोग जन्मदिन मरणदिन सब मनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बैलून का उपयोग करते हैं। वो जो बैलून का उपयोग करते हो आप सब, तो बैलून के उपयोग में आप देखते होंगे कि हम लोग कई प्रकार के बैलून्स का यूज करते हैं। उसमें कुछ बैलून्स जो होते हैं उसको जब हम फुलाते हैं, तो वो आपका कहीं पर जो है ना, वो धसा हुआ, कहीं पर उभरा हुआ जैसा बन जाता है। आप देखे होंगे, आप बैलून वगैरह फुलाते होंगे तो देखे होंगे कि कुछ बैलून्स जो होते हैं ना, इस तरह का फूल जाते हैं, इस तरह का, ऐसे बंद कर ले, कहीं पर धंसा हुआ, उसको छू के देखिएगा, देखिएगा वो कड़ा होगा, मोटा होगा। वहां जहां पर वो अंदर धंसा हुआ जैसा है, वहां पर ये मोटा होगा, ठीक होगा, ठीक होता है। और बाकी जो हिस्सा होता है वो थीन होता है। तो थीन हिस्सा, जब हम एयर डालते हैं इसमें, हवा भरते हैं, तो प्रेशर पड़ेगा एयर का। लेकिन एयर का प्रेशर जो है मोटे हिस्से पर कम पड़ता है, और जो पतला हिस्सा होता है उस पर ज्यादा पड़ता है। जैसे कस के हवा चले, अभी तो है ना, कल कल से सतर्क रहने का जरूरत है, एक दो दिन। हजारीबाग जो है वो भी आपका पूरी तरह से हाई जो है ना, तूफान के लिए सेंसिटिव रीजन में आ गया है।
रांची वगैरह में कम है, लेकिन हजारीबाग जो है ना, कोडरमा में भी कम है, लेकिन चांस आने का माने हल्का आने का चांस है। लेकिन हजारीबाग में तेजी से कल आंधी आने का संभावना है और पानी पड़ने का, तो सतर्क रहने का जरूरत है। तो आप देखे होंगे कि जब तेज हवा चलता है तो जो पतला हिस्सा होता है, या जब प्रेशर बढ़ता है तो जो पतला हिस्सा होता है वो ज्यादा बाहर जाता है या ज्यादा फैलता है। किसके तुलना में? जो कड़ा हिस्सा के तुलना में। यहां भी यही होगा। ये जो अंदर का जो हिस्सा था इसका हम देख रहे हैं या देख पा रहे होंगे आप सब। ये जो है ना अंदर का जो हिस्सा है इसका, ये आपका ठीक है, काफी मोटा है, ठीक है। और बाहर का जो लेयर है किसका? गार्ड सेल का, वो थीन है। तो पानी का जब दबाव बढ़ेगा अंदर में तो किस पर ज्यादा असर करेगा? मोटा पर कि पतला पर? तो हम आपको अभी बताए कि पतले हिस्से पर दबाव जो है ना ज्यादा महसूस होता है, किसके तुलना में? मोटे हिस्से के तुलना में। तो अंदर पे दबाव कम होगा, बाहर पे दबाव ज्यादा होगा, जिसके कारण बाहरी जो परत होगी या बाहरी जो लेयर होगा वो बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा। तो ऐसे मूव करेगा, इस तरह से ऐसे मूव करेगा बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ ऐसे मूव करेगा तो ये जो है ना, ये तो टूटने वाला चीज है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये ऑलरेडी ऐसे मुड़ेगा, चूंकि इसको बाहर फैलना है तो ऐसे मुड़ जाएगा। अब दोनों तरफ से ऐसे मुड़ गया। तो जब दोनों तरफ से ऐसे मुड़ गया, क्यों? क्योंकि बाहरी जो परत है वो बाहर जाना चाह रहा है, और अंदर का परत चूंकि हार्ड है तो जाना नहीं चाहेगा। तो बाहरी परत जब बाहर जाएगा तो खिंचाएगा, जैसे धनुष खिंचाता है उसके धागा को खींचने पर। तो जब खिंचाएगा तो क्या होगा? ये ऐसे खुल जाएगा। तो अंदर का जो आपका परत है वो दोनों के तरफ का ऐसे बो जैसा हो जाएगा, जिससे बीच में खुल जाएगा स्टोमाटा। लेकिन रात के समय उल्टा हो जाता है। अब वाटर का मूवमेंट जो है रात में उल्टा हो जाएगा। तो ये जो आपका गार्ड सेल का पानी है वो अब कहां जाएगा? सब्सिडियरी सेल्स में, क्योंकि ग्लूकोज तो बन नहीं रहा है। तो जब सब्सिडियरी सेल्स में वाटर जाएगा तो अंदर में दबाव कम हो जाएगा। तो दबाव जब कम हो जाएगा तो अब क्या होगा? जो सतह बाहर की तरफ फैल रहा था, भागा था, बाहर चला गया था, ये बाहरी सतह, वो अब तेजी से अंदर आएगा। ये जो बाहरी सतह है वो अंदर आएगा, और अंदर जब आएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये स्टोमाटा का खुलने और बंद होने का है। ऐसे हम आगे के क्लास में जब आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि पोटेशियम, कुछ एंजाइम्स इसमें शामिल होते हैं, और पोटेशियम का मूवमेंट होता है, K+ का मूवमेंट होता है, उसके कारण स्टोमाटा बंद होता है और खुलता है। लेकिन आपके लेवल में ये केवल आप जान लो कि दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे आपका क्या होता है? पानी अंदर आता है। जब पानी अंदर आता है, क्योंकि ग्लूकोज आप देखे होंगे कहीं चीनी रखा हुआ होगा और अभी पानी पड़ रहा है, तो देखिएगा वो चीनी क्या करता है? पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। जब पानी को अपनी तरफ खींच लेता है वो भींगा हुआ जैसा हो जाता है, या नमक वो पानी को खींचकर अपने तरफ भींगा हुआ जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर को इम्बाइब करता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को प्रेम करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो वाटर को खींचेगा दिन में तो वाटर अंदर की तरफ आएगा, कहां से? सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल की तरफ। और जब गार्ड सेल में वाटर ज्यादा आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण वो जो बाहरी सरफेस है, जो लेयर है गार्ड सेल का, वो बाहर की तरफ जाएगा, जिससे वो खींचा हुआ जैसा हो जाएगा अंदर का, और ये अंततः स्टोमाटा खुल जाएगा। जस्ट इसका उल्टा रात में होगा। पानी बाहर जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बनेगा नहीं। जब वाटर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो वो आपका सीधा हो जाएगा, ऐसे बंद कर देगा उसको। ठीक है, ये आपका गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग था। तो करीब करीब हम प्लांट में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अब जो है ना थोड़ा एनिमल न्यूट्रिशन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट डे के क्लास में आप लोग क्या करना, प्लांट का न्यूट्रिशन पूरा देख के आना। कोई समस्या होगा तो पूछ लेना, और हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल।